हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ऐसे रिएक्शंस जहां पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। ठीक है, रिएक्शन विच ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आपने क्लास 10th साइंस में पढ़ा था, मेटलर्जी का, कि अगर आप क्या कर रहे हो, प्यूरिफिकेशन कर रहे हो कॉपर का, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ सेटअप ले सकते हो। ठीक है, जहां पे आप इम्प्योर कॉपर को रखते हो एनोड पे, प्योर कॉपर को रखते हो कहाँ पे, कैथोड पे। कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है और एनोड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पूरा अपोजिट होगा। वहां पे एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव है। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है। तो एक सिंपल सी चीज आप याद रखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो हमेशा वहां पर क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके अलावा ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, वहां पे इसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैसा होगा। प्रोसेस ये होगा, देखो एनोड में हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पर जो कॉपर के एटम्स हैं वो डिजोल्व होके क्या बनाएंगे, कॉपर के आयंस बनाएंगे। कॉपर के जो एटम्स हैं वो डिजोल्व होके क्या बना रहे हैं, कॉपर के आयंस बना रहे हैं, और इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। यहाँ पर होगा रिडक्शन, तो यहाँ पर कॉपर के जो आयंस हैं वो रिड्यूस होके क्या बनाएंगे, कॉपर +2 के जो आयंस हैं वो रिड्यूस होके क्या बना लेंगे, कॉपर बना लेंगे। तो कैथोड में हमेशा ही रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसका कुछ भी साइन हो, ये फिक्स है कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हो, हमेशा कैथोड में क्या होगा, आपको इसका जो भी पॉजिटिव आयन है वो मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैं करती हूँ NaCl, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, मोल्टेन NaCl ले लेते हैं, मतलब Na+ आयन और Cl- आयन। प्लेटिनम का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लो और इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये आपका कैथोड वाला पार्ट है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये एनोड वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको रिडक्शन करवाना है और यहाँ पर क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो अब होगा क्या, देखो ये नेगेटिव पार्ट है, मतलब ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर जाके क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ये जाएगा Na++1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। ये Cl- आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन है। किसी भी सब्सटेंस में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो वो ब्रेक होगा, पॉजिटिव पार्ट मिलेगा कैथोड में, नेगेटिव पार्ट मिलेगा एनोड में। और ये प्रोसेस जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है इसका डिकम्पोज होने का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक लॉ है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फैराडेस की 2 लॉ है, पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं, फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे आपको कैथोड में क्या मिल रहा है, सोडियम के एटम्स मिल रहे हैं। कब तक मिलेंगे, जब तक ये बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है तब तक। मतलब आप जितने देर तक वहां पे चार्ज पास करवाते रहोगे उतनी देर तक वो रिएक्शन चलेगा। ठीक है, तो फैराडेस फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस produced at any electrode is directly proportional to amount of electricity passed through the solution. जाहिर सी बात है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक वहां पर क्या होगा, सब्सटेंस प्रोड्यूस होते रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वो हम लोग मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, सपोज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स ग्राम है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लो, Na प्लस इलेक्ट्रॉन टू Na। ठीक है, 1 मोल Na फॉर्म करने के लिए आपको क्या लग रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। ठीक है, 1 मोल Na मतलब कितने ग्राम Na, 23 ग्राम Na के लिए 1 मोल मतलब कितना चार्ज, 1 फैराडे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। तो 23 ग्राम के लिए आपको कितना फैराडे लग रहा है, 1 फैराडे। तो अगर आपको इसका कितना करना है, 46 ग्राम डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 2 फैराडे लगेगा। मतलब जितना ज्यादा आप चार्ज पास कराओगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ चार्ज के। जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना चार्ज आप पास कराओगे उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होंगे, सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद रखना, Q is equal to IT, where Q is charge, I is current and T is time। क्योंकि आपको वैसे तो नहीं पता चलेगा ना कि कितना चार्ज पास हुआ, आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि इतने मिनट तक आपने इतने एम्पियर का करंट पास कराया, तो वहां से आपको क्या पता चलेगा कि कितना चार्ज पास हुआ है। और फिर चार्ज के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो, कितना सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस। ठीक है, कॉपर प्लस 2 आयंस के 2 मोल्स के रिडक्शन के लिए कितने आपको चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा है, कॉपर प्लस 2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल कॉपर प्लस 2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये 2 मोल कॉपर प्लस 2 है तो ये कितने लगेंगे आपको, 4। मतलब आपको कितना चार्ज चाहिए होगा, 4 फैराडे। ठीक है, और चार्ज जनरली आपको कूलम में बताना होता है। हालांकि क्वेश्चन में आपको पूछेगा नहीं कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम बोल के, ये नहीं बोलेगा, लेकिन व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड बोला तो आप कूलम में आंसर लेके आना। 4 फैराडे को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 96500 कूलम। तो आप आंसर किस में निकालोगे, कूलम में निकालोगे। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड when a current of 5 ampere is passed through a copper sulfate solution for 20 minutes। ठीक है, आप कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लियो, उसमें 20 मिनट्स तक आप क्या कर रहे हो, 5 एम्पियर करंट पास करा रहे हो, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। पहले तो ये देख लो कि चार्ज कितना आपने पास कराया। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। करंट कितना है, 5 एम्पियर। टाइम कितना है, 20 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा
ये हो जाएगा 6000 कूलम। ठीक है, तो उतनी देर में आपने कितना चार्ज पास कराया, 6000 कूलम। अब आपको ये बताना है कि 6000 कूलम पास कराने के बाद कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो उसके लिए इक्वेशन लिख लो, कॉपर सल्फेट है मतलब क्या होगा, कॉपर +2 आयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पास कराओगे, क्या बनेगा, कॉपर। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर इसका 2 मोल लेते हो मतलब 2 फैराडे लेते हो, तो इसका 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 63 ग्राम। ठीक है, इससे कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, 63 ग्राम। इसका मोलर मास 63.5 है, अपन अप्रोक्स ले लिए, सपोज इसका अप्रोक्स 63 ग्राम है। तो 2 फैराडे से इतना होता है, और ये कुलम में है, तो एक काम करो इसको भी कुलम में कर लो, तो ये जाएगा 2 × 96500 कुलम gives 63 ग्राम ऑफ कॉपर। सो 6000 कुलम विल गिव हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, क्रॉस कर दिए, ये जाएगा 63 × 6000 डिवाइडेड बाय 2 × 96500। जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, अमाउंट ऑफ कॉपर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर हो सकता है कि जैसे यहाँ पर चार्ज दिया और ये पूछे, हो सकता है आपको अमाउंट दिया सब्सटेंस का और पूछ रहे कितना चार्ज लगेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तब भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, Faraday's second law of electrolysis। देखते हैं सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो सिंपल था, जब तक पास होगा करंट तब तक डिपॉजिट होगा सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है, देखो अगर यहाँ पे मोर देन 1 सॉल्यूशन है और आप उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करा रहे हो, पास करा रहे हो, ये डायग्राम में ऐसे ही बनाई हूँ। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पूरा कनेक्शन नहीं है, ये मान के चलो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, आप क्या करा रहे हो, पास करा रहे हो। सपोज यहाँ पर आप सब्सटेंस ले लो, यहाँ ले लो कॉपर सल्फेट, यहाँ ले लो आप सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर आप ले लो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो या एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इन तीनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं, तो क्या इन सब में सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, इसका आंसर है नहीं। रीजन ये है कि इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे यहाँ पर +2 आयन है, मतलब इसको 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2। यहाँ पर Na+ आयन है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर Al3+ आयन है, मतलब इसको एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास कराते हो तो इसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसका सबसे कम डिपॉजिट होगा क्योंकि इसको यहाँ पर क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करना है, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो डिफरेंट सॉल्यूशन से, तो जो यहाँ पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डिपेंड कर रहा है कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ये बोलने की जगह आप क्या कर लो, इनका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे आप मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 करोगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के प्रोपोर्शनल नहीं है। किसके प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फैराडे का सेकेंड लॉ यही बोलता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मिटा देते हैं, amount of substance deposited
at different electrodes gaining same amount of current is directly proportional to their chemical equivalent weight. तो यहाँ पे हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ डिफाइन कर सकते हैं कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन connected in series, then amount of substance deposited at each electrode is directly proportional to their equivalent weight. कि अगर डिफरेंट सॉल्यूशन में आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, है ना. इसको अपन लिख सकते हैं इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय W and equivalent weight is denoted by E, then W is directly proportional to E. और अगर यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन है तो आप इसको लिख सकते हो W1 by E1 is equal to W2 by E2 is equal to W3 by E3. ठीक है. अब सेकेंड लॉ का यहाँ पर यूज ये है, देखो कि अगर आपको किसी एक का भी वेट पता चल गया, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशन है, अगर किसी एक भी सॉल्यूशन में आपको ये पता चल गया कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है तो आप बाकी सबका भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. आपको बस ये रिलेशन. क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस A, B, C containing zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A current of 1.5 ampere is passed through them until 1.45 gram silver is deposited. How long the current flow? What mass of copper and zinc are deposited? तो ये सेकेंड लॉ से रिलेटेड है ना. यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि अगर आप 1.5 एम्पियर का करंट पास करा रहे हो तो 1.45 ग्राम सिल्वर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है. तो अब आपके पास यहाँ पर देख लो, पहले सिल्वर का इक्वेशन बनाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यूज क्या है, गिवन है. सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag++1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा. क्लियर है. इसके 1 फैराडे से मतलब इसके 96500 कूलम से इसका 1 मोल मतलब 108 ग्राम डिपॉजिट होता है. इसके 1 फैराडे से इसका 108 ग्राम क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है. अब इसका दिया हुआ है 1.45 ग्राम, तो पहले ये निकाल लो कि इसका कितना चार्ज क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा. क्योंकि अगर आपको चार्ज पता चलेगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा. ठीक है. तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, amount of charge is equal to हो जाएगा 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, 108 करना है. ये क्या हो जाएगा, ठीक है. ये आप सॉल्व कर लेना. ठीक है. इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1295.6. इसका आंसर आ गया 1295.6 कूलम. ठीक है. तो 1.45 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए आपको इतने कूलम की रिक्वायरमेंट है. अब आपको करंट पूछा है तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है Q इजिकल टू I इंटू टी. टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, अच्छा करंट दिया आपको, टाइम पूछा है, जगह Q बाई आई. Q कितना लगा यहाँ पे 1295.6 डिवाइडेड बाई करंट कितना पास करा रहे हैं हम, 1. हाँ, करंट कितना पास करा रहे हैं, 1.5 एम्पियर. तो यह जाएगा 863 सेकेंड्स. ठीक है. कितना सेकेंड्स हो गए यहाँ पर, 863 सेकेंड्स हो गए. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि अगर उतना करंट पास हो रहा है, क्योंकि A, B, C तीनों सॉल्यूशन क्या है, वो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको बताना है कि जिंक और कॉपर का कितना अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा. तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. ठीक है. और ये आप कर लो, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Ag कितना है, कितना डिपॉजिट हुआ, 1.45 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का मोलर मास होता है 108, और क्योंकि इसमें 1 चार्ज है तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा, 108 ही होगा.
ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। इसको यहाँ पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और जब आप क्या निकालते हो, जिंक और कॉपर का वेट निकाल दो, तो आपको यहाँ पर सेकेंड लॉ यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अगर आपको जिंक और कॉपर का मोलर मास पता है तो आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे जिंक का मोलर मास होता है, जिंक के लिए होता है 65.3 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जिंक में चार्ज कितना है, +2। कॉपर के लिए होता है 63.5, तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2 करना है, क्योंकि उसमें चार्ज क्या है, +2 है। वो यहाँ पर पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, वो पिछले टॉपिक में रह गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इवन कॉलरॉस लॉ भी आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 3.905 into 10⁻⁻5 Simon per centimeter. Calculate its molar conductivity, degree of dissociation and dissociation constant given that lambda naught for H plus is 349.65 and lambda naught for CH3COO minus is 40.9 Simon centimeter square per mole. तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन बनते हैं उस सारे टॉपिक्स के, वो सारे चीजें इसमें एक साथ आ गई हैं। तो आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबका फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है देखो, गिवन में आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी दी हुई है 0.001, ठीक है। कंडक्टिविटी इज इतना, मतलब के दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 3.905 into 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में है तो हम सब कुछ सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लैम्डा नॉट H प्लस और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आप पूरे के पूरे एसिटिक एसिड का निकाल सकते हो कॉलरॉस लॉ से। हो जाएगा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, इन दोनों को टोटल कर लो, क्या हो जाएगा ये, $390.55 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लो, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K into 1000 बाय m, ठीक है। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 3.905 into 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय m कितना है, 0.01 into 1000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3.905 into 10⁻⁻5, इसको मैं 10⁻³ कर सकती हूँ, ऊपर जाके वो क्या होगा, +3, और ऑलरेडी यहाँ पर 1000 था, ठीक, क्या हो जाएगा 10⁻6, या फिर आप इसका लिख सकते हो 39.05। यूनिट क्या होगा इसका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। क्या हो जाएगा 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट किया, अभी मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसके लिए क्या कर लोगे आप, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m। लैम्डा m अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है, क्या था 39.05, और ये कितना है, ये यहाँ कुछ कहीं दिया होगा, यहाँ पे इसको टोटल करके निकाले थे, ये था 390.5। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर, 0.1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अल्फा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए कैसे निकालोगे आप, ये होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आए, तो आप चैप्टर 2 सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वहां पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे C क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है, 0.001, अल्फा की वैल्यू की 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग कर सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 5, हो जाएगा 0.9, इसको कर लो 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये इसकी वैल्यू आ गई, के ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो हम लोग कोलरॉस लॉ, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और हम लोग क्या कर चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सबका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, अब एक टॉपिक बच गया आपका बैटरीज। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और बैटरीज। थैंक यू।